चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो जैसा कि हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया हमारी इंडियन पॉलिटी का, तो अब चलिए मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। मेकिंग देखते हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महत्व रखता है। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम ये कैसे बना ये देखेंगे आज। विश्व में सबसे प्रसिद्ध कॉन्स्टिट्यूशन और विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। और एक खूब शेर भी कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कि तुम्हारे हर तकलीफ का एक मुकम्मल जवाब हूँ मैं, थोड़ा वक्त मिले तो पढ़ लेना, भारत का संविधान हूँ मैं। तो उस संविधान को देखते हैं बना कैसे, उसको पढ़ेंगे भी हम, क्या क्या है एक चीज़, हर एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये बना कैसे, ये संविधान। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1934 का साल था जब एम.एन. रॉय करके एक शख्स थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी जितनी चल रही थी, जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं से जुड़े हुए एक शख्स थे एम.एन. रॉय करके। इन्होंने पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ये फर्स्ट टाइम इनका आइडिया था। बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया किनका था, तो वो आइडिया था एम.एन. रॉय साहब का। इन्होंने पहली बार आइडिया रखा और ये फर्स्ट डिमांड भी कहलाता है। फर्स्ट डिमांड, ये पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी गई तो वो साल था 1934 और रखा था एम.एन. रॉय साहब ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड। ये है मेन एम.एन. रॉय, बहुत कम लोग ने नाम सुना है इनका। तो पहली बार इन्होंने रखा था। इज दैट क्लियर? तो आगे हम चलते हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ जो क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट डिमांड किसने रखी थी, तो एम.एन. रॉय साहब ने 1934 में। फिर आगे चलते हैं तो बात आता है कांग्रेस ने डिमांड कब रखी इसकी। आईएनसी ने, जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय आज़ादी की लड़ाई के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ की डिमांड रखी आपको 1935 में पहली बार आईएनसी ने डिमांड की सेम चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इन्होंने कब की? 1935, मतलब एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और फाइनली 1938 की बात है। फाइनली पहली बार कब आइडिया रखा गया? 1934 में। किन्होंने रखा? एम.एन. रॉय जी ने रखा। फिर 1935 में ऑफिशियली कांग्रेस की कमेटी ने ये डिमांड रखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। और फाइनली 1938 में जाकर जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस की तरफ से, आईएनसी की तरफ से डिक्लेयर किया कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। ये इन्होंने अभी यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किया, बना नहीं है, याद रखिए। 1938 में ओनली डिक्लेरेशन, सिर्फ कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, और ये फ्री होगा, किसी भी ब्रिटिश के रूल ड्रॉ से इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। फ्री बॉडी रहेगी, इसके ऊपर किसी का कानून लगेगा, ये अपने हिसाब से काम करेगी, वो करें कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी देश के लिए। ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, ओनली डिक्लेरेशन हुआ उस दिन 1938 में। जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से ये घोषणा की कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अभी जस्ट घोषणा हुई है, बना नहीं है। तो
पर उस समय सिर्फ घोषणा होकर रह गई, क्योंकि उस समय बहुत सारे अलग अलग कारण हैं इसके ना बन पाने के। वो हिस्ट्री का टॉपिक है, वो हम हिस्ट्री में डिटेल देखेंगे। अभी पॉलिटी के लिहाज से हमारे लिए जरूरी है वो समझ लीजिए 1938 में घोषणा हो गई कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा। सबसे पहले आइडिया रखा गया 1934 में, फिर 1935 में कांग्रेस की कोर कमेटी ने आइडिया डिमांड कर दिया, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड, और फाइनली 1938 में जाकर के घोषणा कर दी कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। उस समय बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से 1938 में इसका फॉर्मेशन तो नहीं हो पाया। अभी हो जाता, लेकिन आपको जैसे कि पता है क्या हुआ था। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। 1939 आया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें बताया है, 28 मंथ गवर्नेंस आप एक कहीं से पता कर सकते हैं। गवर्नेंस, ये 28 मंथ की गवर्नेंस किया था। किन्होंने किया था? कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 35 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसके तहत ये 28 महीने की सरकार इनकी बनी थी मिनिस्ट्री की, और इन्होंने रूल किया था। बहुत एक्सेलेंस रूल बोला जाता है, आज तक का इतिहास का सबसे बेस्ट रूल। तो लेकिन क्योंकि अचानक से 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और बगैर हमारे लीडर्स को पूछे, हमारे कुछ किए, इंडिया को पार्टी बना दिया गया। इंडिया को भी एक पार्टी बना दिया गया वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स के तरफ से, बगैर हमारे नेताओं को पूछे, बगैर इनको कांग्रेस के किसी को पूछे। ये जो आपकी बनी थी 28 में, उसमें कांग्रेस था, इसमें मुस्लिम लीग भी थी, सब थे। तो इन लोगों से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए इन्होंने इंडिया को पार्टी बना दिया वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इस चीज से नाराज होके इन्होंने रिजाइन कर दिया, मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया। जैसे कि हमने बात की थी, मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ने, और विद्रोह करने लग गए इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि आप हमसे बिना पूछे हमें वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टी कैसे बना सकते हो। तो यही सब चीज़ ब्रिटिश भी देखी सही थी, और माहौल गर्म हो रहा था देश का उस समय कि, और आंदोलन तेज होने लग गया। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये हमसे नाराज हो गए हैं, अब इनको कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि इन्होंने 1938 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की थी, हम उसे करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अगस्त ऑफर रखा, किनके सामने? इंडिया के सामने अगस्त ऑफर रखा, और इन्होंने कहा कि एक बार वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाए, उसके बाद हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में हेल्प करेंगे। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में, फॉर्मेशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे हमारी। ऐसा इन्होंने कहा। अगस्त ऑफर, इन्होंने ऑफर रखा कि आप वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टी बने रहिए, हम पार्टी मतलब आपके बिना पूछे बना दिए तो बना दिए, चलिए हो गया। आप आंदोलन ये जितना मत कीजिए, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्वीकार करते हुए हम आपको सपोर्ट करेंगे, बनाने में हेल्प करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन उस समय के हमारे नेता लोग समझदार काफ़ी थे, क्योंकि जानते थे ब्रिटिश पहले भी ऐसा कई देशों के साथ कर चुका है, कि लहासना करता था, लुभासना, और फिर अपना काम निकलने के बाद भूल जाता था। तो इन्होंने कहा था, गांधी जी के सहित और ये सब लोग कह रहे थे कि हमें कुछ ठोस चाहिए आपकी बात मानने के लिए, जब तक हमें कुछ ठोस नहीं मिलेगा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा क्लियर कह रहा था ये। अब तो इसलिए आंदोलन उन्होंने चालू रखा था। आंदोलन उन्होंने दिखला नहीं किया था कि हमें कुछ ठोस जब तक नहीं मिल जाता हम तो आंदोलन चालू रखेंगे भाई। तो ये अगस्त ऑफर उन्हें दिया गया था। अगस्त ऑफर इसलिए बोलते क्योंकि अगस्त के मंथ में ऑफर ये दिया गया था उन्हें। तो उस समय तो ये ऑफर उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि कहा कि आप हमें कुछ ठोस दीजिए पहले, तभी हम आपकी बात सुनेंगे। इस बीच में हो क्या गया था कि जैसे कि आईएनसी ने तो, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो सीधा विरोध किया था कि हमें क्यों पार्टी बनाया, लेकिन
मुस्लिम लीग जो था हमारा, मुस्लिम लीग, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सपोर्ट कर दिया कि ठीक है भाई आपने हमें पार्टी बनाया, कोई बात नहीं, मतलब सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिया। तो ये मतलब आईएनसी तो पूरा ही अलग था। ये एक फैक्चुअल बात बताया मैंने आपको कि मुस्लिम लीग ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया था कि हमें वर्ल्ड वार 2 में पार्टी बनाए, इससे ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, ऐसा बोल के सपोर्ट कर दिया। लेकिन बाकी जितनी भी कम्युनिटी थी, जितनी भी छोटे पार्टी थी, कांग्रेस थी, सबने डिसएग्री किया, भाई हम पार्टी क्यों रहेंगे, क्यों बनाया आपने हमसे बिना पूछे। और यही दौर था जब मुस्लिम लीग ने अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड चालू कर दी थी। तो आगे फिर देखते हैं। तो अगस्त ऑफर तो नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि कहा हमें कुछ ठोस चाहिए तभी हम अपना आंदोलन कम करेंगे। तो फिर आया एक क्रिप्स मिशन, एक क्रिप्स मिशन आया। ये थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ये एक मिशन लेके आए इंडिया में। और कब लेके आए ये मिशन? 1942 में ये मिशन लेके आए इंडिया कि ठीक है भाई चलिए, वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हो गया था, इधर भी आंदोलन ठेस रहा था। गांधी जी और कई नेताओं ने बोला था ना कि हमें कुछ ठोस चाहिए आपकी बात पे यकीन करने के लिए, तो ये ठोस वो है क्रिप्स मिशन, यही है वो ठोस चीज। ये क्रिप्स मिशन एक ड्राफ्ट लेके आए, ये सर जो स्टेफर्ड क्रिप्स हैं ये एक ड्राफ्ट लेके आए, ड्राफ्ट। अभी ड्राफ्ट में क्या था, इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मंजूरी देते हैं, आप अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकते हैं, बट आफ्टर वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकते हैं, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। रिटर्न में दिया इन्होंने अपने ड्राफ्ट में। और साथ ही इस ड्राफ्ट ने जो मुस्लिम लीग्स की मांगे थी, जो मुस्लिम लीग बोला था हमको अलग ये बनाना है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना है, हमें भारत में नहीं रहना है, हमें अलग चाहिए, ये चाहिए, इसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। इस मांग को इस कमेटी ने, क्रिप्स मिशन ने 1942 में जो आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे ड्राफ्ट में, उन्होंने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं भाई अलग नहीं होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा, एक भारत के लिए, ऐसा इन्होंने कह दिया था क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन हो चाहे अगस्त ऑफर हो, ये सब जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। अभी एज ए ओवरलुक, एज ए पॉलिटी के व्यू में हमको क्या जरूरी है ये समझ लीजिए। ये मॉडर्न इंडिया का टॉपिक सा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, पर एज अ पॉलिटी हमको क्या जरूरी है वो लेके चलते हैं। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए थे, समझ गए। और ड्राफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये थी ड्राफ्ट में कि इन्होंने मुस्लिम लीग की मांगों को खारिज कर दिया था कि हम आपकी मांगे नहीं मानते हैं, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाली। सबसे बड़ी बात यही थी यहाँ पे कि खारिज कर दिया गया था। फिर जैसे कि जानते हैं 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया, एंड हो गया। वर्ल्ड वार 2 1945 में समाप्त हुआ। जैसा कि क्रिप्स मिशन का था वादा कि एक बार वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाए फिर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, मंजूरी दे देंगे, सपोर्ट भी करेंगे बनाने के लिए। तो खत्म हुआ वर्ल्ड वार 2। ब्रिटिशर्स का कुछ इरादा तो नहीं था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का, कोई इरादा नहीं था, पर उस समय माहौल इतना बवाल मच गया था पूरे देश में, मत पूछिए। जैसे कि और आयंस जो अपनी इंडियन नेशनल आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी जिनको नहीं पता, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, बता दो जिनको नहीं पता उनके लिए, ये सुभाष चंद्र बोस, नाम सुना होगा बहुत लोगों ने, बहुत प्रसिद्ध नाम है, सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी थी। और इसे हिंदी में कहा जाता है आज़ाद हिंद फौज। अब समझ में आया होगा कुछ लोगों को, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस जी। और इनको फर्स्ट आर्मी भी कहा जाता है इंडिया की, फर्स्ट आर्मी ऑफ इंडिया, फर्स्ट आर्मी ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ऑफ कंप्लीट इंडियन। पहले तो वो ब्रिटिश इंडिया की आर्मी अलग थी, ये कंप्लीट इंडियन की इनको पहले कहा जाता है।
इन्होंने काफ़ी बवाल मचा दिया था उस समय। ये तो वहाँ म्यांमार तक पहुँच गए थे, म्यांमार के रास्ते नॉर्थ ईस्ट, अपना नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का, वहाँ तक गए थे। अंडमान एंड निकोबार पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। अंडमान एंड निकोबार पहला द्वीप बना था जो ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ाद हुआ था। वहाँ जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने फर्स्ट टाइम ट्राई कलर जो तिरंगा होता है यहीं अंडमान निकोबार में फहराया था। आज़ाद भारत का पहला आज़ाद टुकड़ा अंडमान निकोबार था, जिसको ये इंडियन नेशनल आर्मी 1945 के आसपास ही कर लिया था। तो यही थी, आपको ओवरव्यू बताया इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी। तो इन्होंने काफ़ी बवाल मचा दिया था। साथ साथ यहाँ पे भी बहुत सारे चल रहे थे राइट्स अपने कंट्री के अंडर। तो इस सब चीज़ से ब्रिटिश पूरे परेशान हो गए कि भाई करना ही पड़ेगा। अब तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनको शांत करनी थी, मतलब अब वो समझ भी गए थे, मतलब अब समझिए कि ये ऐसा दौर आ गया था कि ब्रिटिशर समझ गए थे कि अब हमारा ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं यहाँ पे, अब हम कुछ ही समय के मेहमान रहे हैं। तो एक होता है ना कि भाई साहब अब तुमको लात मार के निकाले कि तुम इज्जत से निकलोगे। अब ये बात आ गई कि अपनी इज्जत पे बात आ गई, तो इन्होंने सोचा कि अब ऐसे भी हमको निकलना ही है, जब हमको ऐसे भी हमको निकलना ही है देश से, क्योंकि समझ में आ गया था कि अब हमारा ज़्यादा दिन नहीं बचा है यहाँ पे। तो उनका कहना, तो बोले कि अब लात मार के क्यों निकालेंगे ये लोग, हम इज्जत से ही निकल जाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था, क्लेमेंट एटली ने क्या घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे और तब तक हम पावर टेक ओवर कर देंगे। तो उसी बात को, मतलब उसी समय से ही लगने लग गया था कि अब नहीं हो गया। और यहीं पे 1945 में एक्चुअल जब इतना इंडियन नेशनल आर्मी पहुंच गई म्यांमार तक, नॉर्थ ईस्ट में गई और फिर अंडमान निकोबार को तो कब्जा ही कर लिया, पूरा ब्रिटिशर्स से आज़ाद करा दिया। तो ये सब जो बवाल हो रहा था पूरे थ्रू आउट कंट्री, और सुभाष चंद्र बोस जी के डेथ के बाद तो पता ही पूरे देश में क्या बवाल मचा था, विद्रोह होने लग गया था हर डिपार्टमेंट से। तो फिर इसी सब को देखते हुए उनको लगने लगा कि अब हमारे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो उन्होंने सामान पैक करना चालू किया और इज्जत से पावर भारत को सौंप दिया जाए, इसकी प्लानिंग चालू की। तो इसके लिए उन्होंने एक अब लाया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये कब आया? 1946 में। ये कैबिनेट मिशन आया आपका 1946 में। 3 लोग आए। कौन कौन थे वो 3 लोग? पहले तो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये आपके क्रिप्स मिशन में भी थे। फिर आए आपके लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस, और फिर आए एवी एलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए भारत। और इन्होंने, और ये आए कब भारत? तो ये भारत पहुंचे 24 मार्च 1946 को ये लोग भारत पहुंचे। ये 3 लोग 24 मार्च 1946 को इंडिया आए। क्या लेकर? कैबिनेट मिशन लेके, क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अब हमको इंडिया छोड़ना है। 46 की बात है, भारत आज़ाद कब हुआ था? 47 में। तो मतलब ब्रिटिशर्स समझ गए थे भाई अब हमारे ज़्यादा दिन नहीं बचे भारत में, तो इज्जत से पावर दे देते हैं। वर्ल्ड, देखिए क्या हालत थी, World War II जीते थे इंग्लैंड, जीतने के बाद भी इंडिया उनको छोड़ना पड़ रहा था, ये हालत कर दी थी हमने। तो 24 मार्च 1946 को ये लोग पहुंचे इंडिया कैबिनेट मिशन लेके। और अब इस कैबिनेट मिशन में था क्या? तो कैबिनेट मिशन में देखिए क्या क्या था। कैबिनेट मिशन मेन तो मुख्य बात तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमने डिमांड रखी थी उसे ये लोग पूरा करने आए थे, और पूरा किया भी। लेकिन कुछ चेंजेस हुए क्रिप्स मिशन से। अब वो चेंजेस क्या हुए देखिए। क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग की मांगों को खारिज किया था, बट कैबिनेट मिशन ने कुछ मांगे, सम डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये आप मजबूरी भी कह सकते हो, ये जो सम डिमांड को एक्सेप्ट किया आप इसको मजबूरी भी कह सकते हो, मजबूरी में भी करना पड़ गया। क्योंकि हुआ ये, जैसे ही जिन्ना साहब ने, जो जिन्ना जी थे अपने
तो उन्होंने कह दिया कि हम अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। और जैसे ये बात आग की तरफ फैली पूरे देश में, जगह जगह कत्लेआम मचने लग गया, खून खराबा होने लग गया। तो और आईएनसी ने भी, मैंने बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया। ये भी मजबूरी में ही किए, ये भी नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो। सब कोई बंदा नहीं चाहेगा देश का बंटवारा हो। तो लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि लाखों लोग मर रहे थे और दंगे हर देश के हर शहर में दंगे हो रहे थे। तो उस मजबूरी में लोग जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी है। आप अगर देश बना भी लेते, आज़ाद भी कर लेते, कितना दिन एक उनको आग खून के प्यासे लोगों को साथ में रखते। तो इसलिए उस समय ये मजबूरी हो गई थी कि देश का बंटवारा करना पड़े। खुशी खुशी किसी ने बंटवारा नहीं किया था, ये मजबूरी थी देश की। तो बंटवारा हुआ उस समय, और वही सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात एक्सेप्ट कर ली कैबिनेट मिशन ने भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी। और इसी कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन है, इसी कैबिनेट मिशन के जितने प्रोविजंस हैं, जो भी इसमें नियम कायदे होंगे वो हम देखेंगे डिटेल में। इन्हीं के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है नवंबर 1946 में। अभी आपको बता रहा हूँ सम डिमांड मुस्लिम लीग की एक्सेप्टिविटी पर इस वक्त इनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन नहीं मिली थी। अभी कहा था कि आपको रहना होगा एक ही देश, बोला था ठीक है हो जाएगा अलग, लेकिन अभी फिलहाल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी भारत की, ऐसा कहा गया। इनको अभी तक मुस्लिम लीग को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं दिया गया था। कहा गया था एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी भारत की, उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाएगा। तो वही उनका अभी तक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात मानी, लेकिन अभी बना नहीं रहे थे। अभी केवल भारत के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी। तो जो भी प्रोविजंस उसमें थे उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हो गया। नवंबर 1946 को इसका गठन हो गया फाइनली। तो मेन क्वेश्चन यही बनता है कि कैबिनेट मिशन कब आया भारत? 24 मार्च को आया 1946 में ही, 24 मार्च को आया। और असेंबली का गठन कब हुआ? तो असेंबली का गठन हुआ नवंबर 1946 में। असेंबली हमारी बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में नवंबर में बनी है। और 3 लोग आए थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस बेंटिंग लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर, कैबिनेट मिशन लेके, जिसके प्रोविजंस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ नवंबर 1946 में। अब बात करते हैं आगे इसके कंपोजिशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, ठीक है, अब इसमें कैसे होगा, क्या होगा देखते हैं। तो क्या देखेंगे हम? कंपोजिशन इसमें था क्या? कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका कंपोजिशन देखते हैं। इसमें क्या क्या था, कैसे मतलब ये विभाजित था, कैसे क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ मतलब कितने लोगों का असेंबली होगा, ये कितने लोग होंगे इसमें। तो कहा गया इसकी स्ट्रेंथ जो होगी ये होगी आपकी 389। टोटल स्ट्रेंथ होगा आपका 389। मतलब इसमें होंगे कितने? 389 मेंबर्स। 389 मेंबर्स इसमें होंगे। और ये 389 मेंबर्स 2 भाग में बटे होंगे। एक 93 जो कहाँ से आएंगे? आपके प्रिंसली स्टेट से आएंगे। ये 93 आपके आएंगे प्रिंसली स्टेट से। और एक 296, और एक हुआ 296। अब ये 93 कहाँ से आ गई? प्रिंसली स्टेट से। 296 कहाँ से आएंगे? ये आएंगे ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया से मतलब यहाँ पे है जो एरिया ब्रिटिश प्रोविंस, जो मतलब समझिए ब्रिटिश प्रोविंस के था, जो हम ब्रिटिश प्रोविंस जिनको बोलते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर जो एरिया थे, वहाँ से आएंगे 296 मेंबर्स। ये 296 सीट्स यहाँ से आएंगे और 93 सीट्स आएंगे आपके प्रिंसली से, जो देसी रियासतें थी वहाँ से। तो इस तरह से सीटों का गठन हुआ। 389 सीट रहेगा जिसमें 93 यहाँ से और 296 यहाँ से। अब ये 296 में क्या किया इन्होंने कि जैसे ये 296 है, इसमें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया इसको।
ये जो आपके आएंगे कहाँ से, ब्रिटिश प्रोविंस से, इसको 3 कैटेगरी में, कि इसमें एक तो आपके होंगे क्या बोलते हैं मुस्लिम, एक होंगे आपके मुस्लिम, एक होंगे आपके सिख, और एक आपके होंगे जर्नल। ये 3 कैटेगरी में इनको बांटा किया। अब इन 3 कैटेगरी में बांट दिया। अब यहाँ एक ट्विस्ट भी रखा गया, जैसे ये ब्रिटिश प्रोविंस हैं, अब ब्रिटिश प्रोविंस से जो भी सीट जाएगी वो इलेक्ट होकर जाएगी। एक साफ साफ कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रोविंस से जो भी सीट जाएगी वो इलेक्शन से जाएगी, इलेक्ट से। लेकिन उसमें ट्विस्ट ये रखा गया कि ओनली लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली जो कह लो आप, उसके ही जो बंदे हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली PLA, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जो मेंबर बंदे हैं सिर्फ ये लोग ही वोट करेंगे। और वोट में भी ट्विस्ट ये रखा कि जो मुस्लिम मेंबर है, समझिए कोई मुस्लिम मेंबर है तो मुस्लिम कैंडिडेट के लिए सिर्फ वही वोट करेगा, कोई सिख मेंबर है तो वो सिख कैंडिडेट के लिए वोट करेगा कोई, और जो जनरल में आपके आगे हिंदू, डिप्रेस्ड क्लास, ये सब यादव, ये सब आगे आपको जनरल में टोटल डिप्रेस्ड क्लास एंड ऑल। मतलब ये रखा गया कि आप अगर समझने की कोशिश करें तो मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम मेंबर्स मिलकर चुनेंगे, सिख कैंडिडेट्स को केवल सिख मेंबर्स मिलकर चुनेंगे। कहाँ के, उस ब्रिटिश प्रोविंस के प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली होती क्या है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको पिछले वीडियो में, तो उसको देखिए। तो अब क्या फिगर बन गया, 389 सीट्स हो गए, ठीक है। इसमें से आपके आगे 93 तो प्रिंसली स्टेट से, ठीक है, ये तो सीधा हो गया, प्रिंस देसी रियासतें से आएंगी। यहां पे आएंगे 296, यहां आएगा 296 सीट्स आपको, ठीक है। अभी 296 का बंटवारा कैसे करेंगे ये लोग, 3 आधार पे करेंगे। एक करेंगे मुस्लिम आधार पे, एक करेंगे सिख आधार पे, और एक करेंगे जर्नल आधार, मतलब 3 कैटेगरी में बांटेंगे, मुस्लिम, सिख, जर्नल। और इनके जो है ये 2 अलग हो गए, समझिए डिफरेंस। इनके जो सिलेक्शंस हैं, अब ये कौन बंदे जाएंगे यहाँ पे, चुनेंगे कैसे हम कि यहाँ कौन बंदे बैठेंगे, तो इनके सिलेक्शन क्या है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने डिटेल में बताया हुआ क्या होता है। इसमें जितने भी मेंबर हैं वो वोटिंग करेंगे, लेकिन वोटिंग में इस तरह का नियम रखा गया कि अगर जितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो केवल मुस्लिम को ही वोट करेंगे, मुस्लिम अपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को ही वोट करेंगे। जितने सिख कैंडिडेट हैं वो अपने केवल सिख कैंडिडेट को ही वोट करेंगे, और जितने जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अपने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। मतलब इनके तीनों के कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव 296 में सीट पर बैठेंगे, जो 389 में यहाँ सम्मिलित होंगे। ऐसा कहा गया साफ साफ कि जो जिसका जाति वो उसको वोट करेगा, जो जिसका धर्म वो उसको। बाकी सिख मुस्लिम को अलग रखा गया, और बाकी जितने बच गए, डिप्रेस्ड हो या जो हो, हिंदू हो जो हो, वो सब आगे जर्नल में, ऐसा उस समय कहा गया। तो ये रखा गया। इनका सिलेक्शन का प्रोसेस समझ गया कि इनका सिलेक्शन होगा किससे, इलेक्शन से, इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी। बट ये क्या डायरेक्ट इलेक्शन है, क्या यहाँ देश की जनता वोटिंग कर रही है, नहीं ना। कौन वोटिंग कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाएगा। अगर आज के संदर्भ में बात करें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए होता है भारत में, राष्ट्रपति जी के लिए होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही सिलेक्शन होता है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देश की आम जनता वोट देती है डायरेक्ट, क्या आप कभी राष्ट्रपति चुनने के लिए गए हैं कहीं वोट करने के लिए कहीं पे, आप तो सरकार चुनते हो, और उस सरकार के जितने मेंबर हैं या विपक्ष के जितने मेंबर, आप जितने भी MP MLA चुन के भेजते हो संसद में, वो लोग फिर वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और फिर उनके वोटिंग पे प्रेसिडेंट डिसाइड होता है। ये नियम है ना, सेम समझ लीजिए यहाँ है। बस ये कैटेगरी यहाँ एक एक्सेप्शन समझ लीजिए है, ये कैटेगरी वाइज बांटा गया है, तो सेम सिस्टम है कि यहाँ पे कि जो मेंबर हैं ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो लोग चुनेंगे आपके ये 296 मेंबर्स को। यहाँ तो मतलब इलेक्शन हो गया। अब बात आई है 93 जो देसी रियासतों की सीट दी गई, इनका सिलेक्शन कैसे होगा, ये कौन रहेंगे।
तो इसमें कहा गया कि जो भी देसी रियासत है 93 जो बोला 93 सीट देखेंगे, वो देसी रियासत नॉमिनेट करेंगे किसी को भी, चाहे वो सेल्फ को भी कर सकता है वहां का राजा, या अपने प्रजा में से किसी एक को कर सकता है नॉमिनेट, और उसका नॉमिनेट किया वो बंदा 93 में बैठेगा। मतलब यहाँ कैसे हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है, यहाँ नॉमिनेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है, नॉमिनेशन। तो मतलब हम इसे कह सकते हैं जो ये 389 सीट्स हैं ये दो भाग में है, हाफ तो इलेक्टेड कैंडिडेट्स आएंगे और हाफ जो है नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स आएंगे। इलेक्टेड कैंडिडेट्स में आपकी संख्या होगी 296 और नॉमिनेटेड में होगी आपकी 93। तो ऐसे आएंगे आपके कैंडिडेट्स, यहाँ पे 93 नॉमिनेटेड होंगे, 296 इलेक्टेड्स होंगे। तो ये कंसेप्ट आपका होना चाहिए क्लियर। और हाँ, यहाँ देखिए एक और बात कहेगी कि आपकी जो एक सीट है यहाँ 296 में, ये आपके क्रॉसपॉन्डेंस होगी 10 लाख लोगों का, 10 लाख पीपल का। अब ये लोचा मतलब आप समझोगे, सोच रहे होंगे बहुत लोग कि क्रॉसपॉन्डेंस 10 लाख पीपल का मतलब क्या। तो जैसे कि ये विधानसभा है यहाँ तिमारपुर विधानसभा, यहाँ से जो जीता वो इस पूरे तिमारपुर विधानसभा में रह रहे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हुआ ना वहाँ विधानसभा में। तो समझ लीजिए वही सेम बात लोचा है, एक सीट जो है हर 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा। इस तरह से बांटा गया वहां पे कि एक सीट 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा वहां पे, इस तरह से बांट दिया गया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का कि स्ट्रेंथ कितनी थी और सीट अलॉटमेंट कैसे किया गया था। तो ये बात हो गई आपकी क्लियर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। चलिए आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जैसे मैंने बोला इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे देश के राष्ट्रपति के चयन के लिए होता है, मैंने कहा ना अभी, आप लोगों से सवाल है कि ये और किसके लिए होता है। और भी है कुछ पद जिनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो कौन सा पद है बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि और कौन सा पद है जिसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ओके, बताइएगा। तो ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने कहा कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी एक ही होगा, भले उनकी वो शर्तें मानी मुस्लिम लीग की, लेकिन ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी एक ही होगा। तो जो ये 389 सीट्स हैं आपके, ये आपके होल इंडिया के हैं, होल इंडिया, उस समय का होल इंडिया 1946 का, इट मीन्स इंक्लूडिंग टुडे पाकिस्तान, इंक्लूडिंग टुडेज पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है उसे भी इंक्लूड करके, जो वो पाकिस्तान का एरिया है उसे भी इंक्लूड करके हैं ये 389 सीट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये 389 सीट्स पूरे इंडिया का है, इसमें पाकिस्तान की सीट्स भी इंक्लूड हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिलहाल अभी एक ही बनेगी। तो ये होगी स्ट्रेंथ आपकी। इसमें मुस्लिम लीग के भी रहेंगे मेंबर, तो 296 जो मैंने बोला ना उसी में मुस्लिम लीग के मेंबर भी रहेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्या किया गया, अब वही, और एक और फैक्ट है, ये छोटा सा फैक्चुअल बात है कि जैसे मैंने बोला ब्रिटिश प्रोविंस, जो जिस एरिया के ऊपर ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिश प्रोविंस, तो ब्रिटिश प्रोविंस का एक फैक्ट है कि 1858 में जब EIC को हटाया गया, उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने, जो ये ब्रिटिशर्स हैं, किसी भी लैंड का एक्वाइकेशन नहीं किया। मतलब उस समय तक उनके पास जितना है उतना ही, उसके बाद इन्होंने कहीं पे भी आक्रमण नहीं किया, ना किसी की लैंड ली, बस इन्होंने डीलिंग कर ली, तुम्हारा रियासत है ये, तुम पैसा भेजता रहे, तू राज कर वहाँ, हमको कोई मतलब नहीं, जो करना अपनी जनता के साथ कर, मार काट जो करना है, दयावान जो करना है कर, बस तू हमें पैसा भेजता रहे, ऐसा कह दिया गया। उसके बाद लैंड एक्वाइजेशन नहीं हुआ, एक फैक्चुअल बात है। 1858 के बाद नो लैंड एक्वाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अब वो बात तो समझ में आ गई आपको, इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड डायरेक्ट इलेक्शन। अभी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी आप समझ गए। तो अब बात क्या हुई देखिए, ये जो 93 सीट्स
देसी रियासतों को दिया गया, प्रिंसली स्टेट्स। सपोज करिए आप जिस शहर में हैं, जिस गांव में हैं, मैं बोल दूं कि आप उस गांव और उस शहर के राजा हैं, किंग हैं उस शहर के, जो करना है कीजिए, जो है करना आपका ही है, आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, आपका ही इलाका है, आपका ही शहर है, जो करना है कीजिए। तो बहुत खुश हो जाएंगे आप। और फिर मैं कुछ महीनों बाद आके बोलूं नहीं अब ये मैं अब मतलब आप सालों तक आपका ही हो गया, आपकी खानदानी वहां चल रही है, आप ही उस जगह का राजा हो, आप ही सब कुछ हो, और कोई आदमी आपको आके अचानक से कहता है नहीं भाई अब यहाँ तुम्हारा नियम नहीं लगेगा, अब यहाँ एक संविधान बनेगा और ये तुम्हारा अब राज्य नहीं कहलाएगा, तुम्हारा तानाशाही नहीं चलेगा, यहाँ पे तुम यहाँ राज नहीं कर सकते। क्या आपको ये मंजूर होगा? किसी भी राजा को ये मंजूर नहीं होगा, क्योंकि आपको एक छोटा सा भी टॉन दे दिया जाए राज करने के लिए तो आप राज करोगे। अब और आपके पास तो खानदानी टॉन है वो, और आपको आके बोल रहा है कि नहीं भाई अब आप यहाँ राज नहीं कर सकते हो, तो आप तो सपोर्ट नहीं करोगे उस बात का। तो जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो बोला था कि आप भेजो रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने भेजे ही नहीं, सेंड ही नहीं किए रिप्रेजेंटेटिव अपने कभी। कहा कि हम अपना राज्य में ही ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशनली बने ना बने, भारत बने ना बने, आज़ाद हो भाई ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहा इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स ने, देसी रियासतों ने, कि भाई हम अपने इलाके में खुश हैं, हमें भारत नहीं बनाना है। सारे जितने रजवाड़े थे, देसी रियासत थे, कि आपको जो करना है करो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बनाओ, हम लोग उन्हें पढ़ेंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो 93 तो गए, 389 में से 93 चले गए। अब तो ये हो गया कि प्रिंसली स्टेट्स ने तो वो मना कर दिया कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे। और अब इसके बाद एक और बात हो गई, मुस्लिम लीग जित ठान के बैठा था कि हमको तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही चाहिए, लेकिन क्योंकि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि नहीं अभी एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, तो उन्होंने भी बॉयकॉट कर लिया। बॉयकॉट किसका किया? तो मीटिंग का, एक मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, आप इसको कह सकते हो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली बैठक, मतलब ये सारे लोग जहां आएंगे, जितने भी 389 मेंबर्स की सीट है, तो ये हुई आपकी दिसंबर 9, 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ये बात डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग का मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमको हमारा सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। वो जित पे रहे थे, तो जो 296 थे अब वो बच गए 211 ब्रिटिश प्रोविंस के, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। तो कितने बच गए? 211 मेंबर्स बच गए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग वाली सीट्स थे इसमें उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो फाइनली 211 मेंबर्स के साथ, 211 मेंबर्स के साथ ये मीटिंग पहली हुई। पहली मीटिंग में कितने मेंबर आए? 211 मेंबर, 211 मेंबर आए पहली मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, 211 सदस्यों के साथ मीटिंग हुई। और एक फ्रांस का ही बोलते कल्चर है कि अभी जैसे कि तुरंत आपकी असेंबली बनी हुई, तुरंत आपने कोई कुछ बना लिया, विभागी बना लिया, एक कमेटी ही बना ली, तो क्या करते हैं, जनरली किया जाता है, हर जगह किया जाता है, जो सबसे सीनियर बंदा है उसे हेड बना दिया जाता है, होता है ना, जो सबसे सीनियर है उसे हेड बना दिया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी क्या किया कि उस समय सबसे सीनियर थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, ये सबसे हेड थे। तो इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट, ऑफ असेंबली तत्कालीन, जब तक हम आगे का सेलेक्ट ना कर ले, तो तुरंत के लिए इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, सचिनानंद सिन्हा जी को, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उस पहली मीटिंग में, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 211 मेंबर्स के साथ। इसमें कौन कौन नहीं थे? इसमें मुस्लिम लीग नहीं थे, और ना ही प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये दोनों ही यहाँ नहीं थे, इनके बिना ये मीटिंग हुई।
तो वही था कि पहली मीटिंग हुई और तत्कालीन प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया। तो ये था कंपोजिशन। था कैसा ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितने सीट अलॉटमेंट है और पहली मीटिंग इसकी कब हुई। अब देखते हैं इसका वर्किंग, ये काम क्या करेगा। वर्किंग भी हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट अब ये काम क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम। तो सबसे पहला काम तो ये किया गया, लेटर। पहले तो जैसे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया था प्रेसिडेंट, तो उसके बाद कामकाज के अकॉर्डिंग फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, इन्हें बना दिया गया प्रेसिडेंट। इन्हें बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली का प्रेसिडेंट इन्हें बना दिया गया कि आप रहेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया एस.सी. मुखर्जी को और एक बंदे को बनाया गया था वीटी कृष्णाचार्य को बनाया गया आपका। कृष्णाचार्य को वाइस प्रेसिडेंट। 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे, कृष्णाचार्य, एस.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णाचार्य को बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट असेंबली का। अभी असेंबली का ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आगे जाकर के ये बनते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, फिलहाल अभी असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए। अब इस असेंबली ने कुछ रेजुलेशंस रखे देश के सामने। रेजुलेशंस क्या? रेजुलेशंस मतलब शपथ या ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस भी कह सकते हैं। मतलब हम करना क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मतलब देश की जनता को तो कुछ बताना ही होगा ना कि भाई देश की जनता को किन में लेना बहुत जरूरी था कि भाई हम ये असेंबली क्यों बना रहे हैं, कौन सी असेंबली, हमारा मकसद क्या है, हमारा शपथ क्या है। तो देखिए, तो उन्होंने रेजुलेशन जो रखा उस समय, जो कि यही रेजुलेशंस आगे मॉडिफाइड होकर के आज हम जिस नाम से इसे जानते हैं उसे हम कहते हैं प्रिएम्बल। हम प्रिएम्बल पे पहुंच चुके हैं। आज हम इसे क्या कहते हैं? प्रिएम्बल, उद्देशिका, जो किसी भी संविधान को पढ़ने के पहले पेज पे होता है। बहुत लोगों में से आपने पढ़ा भी होगा। इसी का, यही रेजुलेशंस का मॉडिफाइड फॉर्म है प्रिएम्बल। तो क्या क्या था ऐसे बताने की जरूरत नहीं, आप सब ने पढ़ा हुआ होगा प्रिएम्बल कि इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक, ये सब पढ़ाई गाते ही थे स्कूल में हम लोग कि इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पहली बात यही कहेगी कि इंडिया एक सॉवरेन और डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा। मतलब इस सॉवरेन मतलब क्या, किसी का गुलाम नहीं, खुद की आज़ादी रहेगी और हम एक डेमोक्रेटिक रहेंगे, देश की जनता से चलने वाला देश, डेमोक्रेटिक। फिर और यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और कहा गया कि दूसरी बात कहा गया कि अब रेजुलेशंस में ये बात पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया पहले से भी रखा जा रहा था कि हाँ भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता था, लेकिन देश की जनता को पहली बार बताया गया इस रेजुलेशन के जरिए कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेक फॉर इंडिया के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा कहा गया रेजुलेशन में देश की जनता से कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर तीसरा कहा गया कि जो हमारी टेरिटरी है, हमारी खुद की जो टेरिटरी है अभी या फ्यूचर में जो हमारी टेरिटरी होगी, हम जो एक्वायर करेंगे, या फिर कोई और देश हमसे मिलना चाहता है और हमारी टेरिटरी में ज्वाइन करेगा, ये सब मिलकर कहलाएंगे यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे
टर्म आया है, एक शब्द यूनियन। इस शब्द का मतलब क्या होता है? ये इनका भी रेजोल्यूशन था कि आज की जो हमारी टेरिटरी है, चाहे भविष्य में जो टेरिटरी एक्वायर करेगी इंडिया, या कोई दूसरे देश की टेरिटरी हमसे मिलना चाहे, तो वो सब मिलकर कहलाएगी यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये यूनियन शब्द का मतलब क्या है? तो इसका देखिए सीधा ही मतलब ये है, दो कैटेगरी होती है, देखिए कंट्री, दो फर्क समझिए इनका। आप यूनियन का अपने आप मतलब समझेंगे, एग्जैक्ट मतलब। एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। सीधा अगर आम भाषा में मैं बताना चाहूं तो समझिए एक दीवार है, दीवार खड़ी कर दी, मतलब ईंटा रखा, उसके ऊपर एक और सीमेंट डाला, एक ईंटा रख दिया। ईंटा मतलब ईंटा रख के ऐसे ऐसे ईंट फिर ईंट फिर ईंट फिर ईंट करके ऐसे दीवार खड़ी कर दी हमने, ऐसे हमने दीवार यहाँ खड़ी कर दी, ठीक है। सीमेंटेड है, मतलब प्लास्टर नहीं है अभी सिर्फ अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ हमने दीवार खड़ी की है, अभी हमने सिर्फ दीवार खड़ी की है सीमेंटेड, सिर्फ हमने अभी प्लास्टर नहीं किया है। तो ये हो गया आपका फेडरेशन। यहाँ पे इस सवाल को हम फेडरेशन बोल सकते हैं। क्यों? इसको तो ना आपसे एक और बताता हूँ। अब समझिए इस दीवार को हमने यहाँ प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर पुट्टी रंग पेंट जो होता है एक परफेक्ट ये दीवार हमने बना दी पेंट करके, हमको ईंटा नहीं दिख रहा, ये हो गया आपका यूनियन। अब ये फर्क क्या है? देखिए इस दीवार को तोड़ना ज्यादा आसान है कि इस दीवार को तोड़ना ज्यादा आसान है? ये बताइए। यहाँ से अगर मैं एक ईंट निकालना चाहूँ तो ज्यादा आसान है, या यहाँ से एक ईंट निकालना चाहूँ तो ज्यादा आसान है? क्या आसान है? ये आसान है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा हजरा मारूंगा, यहाँ से मारूंगा, एक ईंट बाहर निकल जाएगी। पर क्या इधर से एक ईंट बाहर निकालूंगा मैं? बताइए, मेहनत लगेगा बहुत, और ये लगभग नामुमकिन के बराबर है कि आप एक ईंट यहाँ से बाहर निकालो। ये जो इतना ठोस दीवार है, आप इससे एक ईंट सिर्फ बाहर निकालो तो मतलब बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये अब ये दीवार स्ट्रॉन्ग भी, ये दीवार स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ये दीवार। तो ये प्लास्टर की दीवार ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू नॉन प्लास्टर दीवार। तो आपका नॉन प्लास्टर दीवार हो गया फेडरेशन, और यूनियन हो गया आपका प्लास्टर दीवार। ये मतलब ये टूट नहीं सकते, कांट ब्रोक। मतलब ये जो हमारे स्टेट्स हैं, हमारे जो जितने भी स्टेट्स होंगे, ये अलग नहीं हो सकते हैं, आपस में अलग कभी नहीं हो सकते हैं। यूनियन मतलब ये हो गया सीधा। अगर फॉर्मल भाषा तो डायरेक्ट अगर हम एक डिफरेंसेस की बात करें दोनों में, तो देखिए क्या हो गया कि दिस कांट ब्रोक, इधर से यूनियन से कोई स्टेट बाहर नहीं जा सकता, स्टेट बाहर नहीं जा सकता, वो यूनियन में ही रहेगा। बट फेडरेशन में क्या होता है? एनी स्टेट कैन गो, कोई भी स्टेट बाहर निकल सकता है फेडरेशन से, मतलब ये ब्रेकेबल है। फेडरेशन क्या होता है? ब्रेकेबल, और ये होता है नॉन ब्रेकेबल अपना यूनियन। ये मेन मुक्त है। अगर इसका आप एग्जांपल देखें तो ये है यूएसए इज ए फेडरेशन, और अगर और एग्जांपल देखना चाहिए इतिहास में था यूएसएसआर, जो कि अब टूट चुका है। ये क्योंकि एक फेडरेशन था इसलिए टूटा। यूएसए भी एक फेडरेशन है 50 स्टेट्स का, 50 स्टेट्स ने डील करके एक फेडरेशन बनाया है। अगर कोई स्टेट चाहे तो कभी भी बाहर निकल सकता है। ये भी हो सकता है कि भविष्य में टूट जाए, जैसे यूएसएसआर टूटा। और इसका एग्जाम्पल देखे तो इंडिया हो गया आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, इंग्लैंड हो गया, फिर ऐसे कंट्रीज हैं। तो ये आपको फेडरेशन और यूनियन का मुख्य डिफरेंस बता दिया। तो अपना इंडिया क्या है? अपना इंडिया यूनियन होगा, जितने भी टेरिटरी होंगे उन सबका यूनियन कहलाएगा अपना इंडिया। मतलब इंडिया इज नॉन ब्रेकेबल एंड इट कैन नॉट ब्रेक, उसको तोड़ नहीं सकता। और कोई राज्य नहीं चाहेगा, जैसे महाराष्ट्र चाहेगा कि मैं अलग होकर के देश बना लूँ अपना, तो नहीं कर सकते भाई, नहीं बना सकते आप लोग अपना अलग देश, क्योंकि आप यूनियन हो, आप स्टेट अलग हो ही नहीं सकते हमसे। तो ये कुछ लोग बोलते हैं पंजाब से ही खालिस्तान का मुद्दा उठाते कि हम अलग देश खालिस्तान बनाएंगे, तो वो नहीं बना सकते भाई, संविधान ही हमारा उनको हुक्म नहीं देता बनाने का, कहाँ से बनाएंगे? ये इम्पॉसिबल है, वो नहीं बना सकते। तो ये था आपका मुख्य डिफरेंस फेडरेशन और यूनियन के बीच में। और अपना इंडिया क्या है? यूनियन। ऑलवेज रिमेंबर आवर इंडिया इज यूनियन।
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या किया गया कि हम नेक्स्ट रेजुलेशन में ही अगली बात कही गई रेजुलेशन में ही कि हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात यहीं पे कह दी गई है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा कहा दिया गया, और हर स्टेट जो है एक हर स्टेट को एक यूनिमियस पावर दिया जाएगा। मीन्स उसको भी पावर्स होंगे, लेकिन यहाँ ये रखा जाएगा कि ये सेंटर की पावर से इंटरफेयर नहीं करेंगे सेंटर की पावर से। जो सेंटर को जो पावर होगा उससे इंटरफेयर नहीं होगा इनका। इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाएगा। ऐसा इन्होंने रेजोल्यूशन में रखा कि हर स्टेट को रिकॉग्नाइज करके उनको उनकी एक स्पेशल पावर दी जाएगी, पर उनका पावर इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी सेंटर के पावर से, ये कहेगा। और भी चीज़ें कही गई जैसे कि इंडिया विल बी ड्राइव फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब हम देश की जनता तय करेगी कि सिंहासन पे कौन बैठेगा उनको, और जो भी लॉ कानून होगा वो देश की जनता, मतलब ये देश जो है भारतवर्ष, ये भारत के लोगों से चलेगा। ये मतलब एक लाइन में कि भारत के लोग इसे चलाएंगे, हम जनता चलाएंगे, और कोई और किसी में ताकत नहीं है, ये कहा गया। ये सारी बात प्रीएम्बल में लिखी। आप प्रीएम्बल पढ़िए एक बार, आपको सब एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, एक एक वर्ड की सोवेरेनिटी, ये सब कुछ। और सबसे बड़ी बात और क्या आ गया कि नो कॉम्प्रोमाइज विथ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की अखंडता के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब कि भारत का एक टुकड़ा कहीं तोड़ के दे दो, ये करके दे दो, नहीं भाई, हम उसके साथ एक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए तो हम आज जो पीओके है हम उसको अपने नक्शे पे दिखाते हैं, अक्षय चिन्ह हम भी उसको अपने नक्शे पे दिखाते हैं, क्योंकि हम अभी भी बोलते हैं कि वो जमीन हमारी और है हमारी भाई, वो एक न एक दिन भारत लेकर रहेगा, क्योंकि संविधान ही हमारा कहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हमारी टेरिटरी के साथ। ये रेजोल्यूशन ही कहता है हमारे संविधान का। तो दीज वर ये रेजोल्यूशंस थे, और ये सारे रेजोल्यूशंस हमने जितने भी देखे ये एडॉप्ट कब किए गए? ये एडॉप्ट किए गए तुम्हारे 22 जनवरी 1947 को। ये सारे रेजोल्यूशंस को एडॉप्ट कर लिया गया कि हाँ भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं रेजोल्यूशन से बना होगा, ये कह दिया गया। 22 जनवरी 1947 को एडॉप्टेड, ये तारीख थी, ये तारीख याद रखिएगा, एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशंस 22 जनवरी 1947। नाउ ये तो हो गई हमारी संविधान की बातें। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, डिमांड रखी गई, अब बन गई, अब काम भी उसके बढ़ गए, कितने सीट्स हैं ये सब हमको पता चल गया, कैसे होगा नहीं होगा सब पता चल गया। फिर ये तो बात थी जनवरी 1947 की हमने बात की। एक फिर एक्ट आया था, जैसे आपको लास्ट एक्ट मैंने बताया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था। इसने कुछ चेंजेस ला दिए, माइनर नहीं, कुछ मेजर भी बोल सकते हैं, मेजर चेंजेस लाए हमारे इस रेजोल्यूशंस में, नॉट इन रेजोल्यूशन सॉरी, इन दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कुछ चेंजेस लाए, ओवरऑल एक छोटे मोटे चेंज लाए। जैसे कि पहली बात, कैबिनेट मिशन ने तो अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए मना कर दिया था मुस्लिम लीग को, बट एज इंडिपेंडेंस एक्ट को हम जानते हैं कि इसने पाकिस्तान को मंजूरी दे दी थी कि हाँ भाई अब पाकिस्तान होगा, अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा, तो मतलब वो हो गया कि अब उनको अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलेगा, पहला चीज़ यही आ गया। और प्रिंसली स्टेट्स को फ्री कर दिया था इन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स फ्री रहेंगी, प्रिंसली स्टेट्स विल फ्री, कि वो चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन करे कि इंडिया को ज्वाइन करे, ये एक चेंज हुआ था। और बहुत सारे अदर चेंजेस आए थे। और फाइनली इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद ही ये घोषणा डिक्लेयर हुआ इसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये जो असेंबली है हमारी, ये सॉवरेन होगी, इट विल बी ए सॉवरेन बॉडी, मतलब आज़ाद बॉडी। ये कहा गया था पहले भी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात पहले ही कह दिया था कि इसके ऊपर किसी का पाबंद नहीं चलेगा, कहा था सिर्फ, अब ये घोषणा हो गया, डिक्लेयर हो गया, अब डिक्लेयर हो गया, ये एक सॉवरेन बॉडी है, इसके ऊपर किसी का
हुक्म नहीं चलेगा, एक आज़ाद बॉडी है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये कह दिया गया। और इसी के साथ एक और चीज़ कहा गया, और ये चीज़ किसके साथ कहा गया, एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में ये बात कही गई। और भी एक बात फिर इसमें कहा गया कि जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना जो बनी है, ये 2 काम करेगी। ये जो अब इसी एक्ट में इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के चेंज के बाद जो चेंजेस आए उसके बाद कहा गया जो ये हमारी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये 2 काम करेगी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो इसका मेजर काम है, एक ऑर्डिनरी लॉ बनाएगी, ऑर्डिनरी लॉ भी बनाएगी कुछ ये, जिसको हम कह सकते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर के नाम पे जानी जाएगी, डोमिनियन लेजिस्लेचर। मतलब लॉ कैसे लॉ, तो ऐसे लॉ जो हमारे देश को चलाएंगे आगे जा करके, वो लॉ बनाएगी कुछ। मतलब इसको असेंबली के 2 काम हो गए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और एक लॉ बनाना ऑर्डिनरी, जो देश की जनता पे लगेंगे आगे चलकर भारत आज़ादी के बाद। और इन दोनों काम के लिए 2 मीटिंग, मतलब कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक हो रही है, तो एक ही बैठक में दोनों काम नहीं होगा कि आज बैठक हुई तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पे भी चर्चा करेंगे, ऑर्डिनरी लॉ पे भी नहीं। इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में बांट दिया कि हम ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए अलग दिन बैठेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग दिन बैठेंगे। एज वी नो, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब ये एकत्र होंगे तो इनके प्रेसिडेंट कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे ही जब ये ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए बैठेंगे तो इनके प्रेसिडेंट होंगे जीवी मावलंकर, इनके प्रेसिडेंट होंगे जीवी मावलंकर। जब ये ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में राजेंद्र प्रसाद, और ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए जिस दिन मीटिंग होगी वो दिन के प्रेसिडेंट होंगे हमारे। और ये ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए पहली बैठक हुई थी हमारी 26 नवंबर बोल रहा हूँ 17 नवंबर 1947 मीन्स आज़ादी के बाद पहली बारी बैठे ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए, और इससे कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहे थे। ठीक है, ये बात मेजर डिफरेंस समझ लीजिए। 2 काम, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, ऑर्डिनरी लॉ बनाएंगे तो जीवी मावलंकर प्रेसिडेंट होंगे। 17 नवंबर 1947 को पहली बार ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए बैठे थे। ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं। और ये 2 कैपेसिटी में जो है ना जो काम कर रहे 26 नवंबर 1949 तक ये लोग कंटिन्यू काम किए 2 कैपेसिटी में, कि हम लॉ भी बना रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहे हैं। तो 26 नवंबर तक काम किए। और जैसे कि चेंजेस आया था कि मुस्लिम लीग को अब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, सेपरेट असेंबली मिल गई उनको, जो पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, उनको मिल गई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। फिर अब 2 कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, एक पाकिस्तान का एक इंडिया का। तो अब यहाँ सीट को फर्क पड़ेगा। हमने जो बोला था 389 सीट्स है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिला करके हैं, तो अब तो अलग हो गए। तो 389 में से कुछ निकल जाएंगे क्योंकि कुछ पाकिस्तान को चले जाएंगे, तो कितने निकलेंगे 90 सीट चले जाएंगे पाकिस्तान असेंबली में। ये चले गया पाकिस्तान असेंबली में, तो अब ये निकल जाएंगे, इनका भी इसमें महत्व नहीं है। तो अब हमारे पास टोटल सीट कितने रह गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तब हमारे पास टोटल सीट रह गए 299। अब इसमें से भी 2 भाग हुए इसके, इसमें अब 70 सीट जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स को बचे 70 सीट्स, और बाकी आपके 229 सीट्स बच गए ब्रिटिश प्रोविंस को, जैसा कि हम कहा था। और ये कैसे बटेंगे अभी हमने जस्ट चर्चा की, कैसे बटेंगे हमने अभी जस्ट चर्चा की हुई है कि कैसे बटने वाले हैं, कि किस सिख कम्युनिटी से मुस्लिम कम्युनिटी से सब हमने देख लिया है। तो बस ये अब अपडेटेड सीट्स हमारे पास है 299, 229 ब्रिटिश प्रोविंस और 70 प्रिंसली स्टेट्स को, ये पाकिस्तान की 90 सीट्स निकलने के बाद। ठीक है, अभी आगे देखते हैं।
कुछ अदर फंक्शंस इनके देखते हैं। तो छोटे छोटे फैक्ट्स की बात है, सीधा मैं आपको लिखता जाता हूँ, लिखते जाइए। फैक्ट की बात है, अब सीधा सीधा फंक्शंस, अदर फंक्शंस क्या किए थे इन्होंने, मतलब इन्होंने क्या क्या किया अदर फंक्शंस में। तो सीधा पहली घोषणा इन्होंने की कि हम कॉमनवेल्थ मेंबर बने रहेंगे। कॉमनवेल्थ का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया हुआ है पॉलिटी की, कि वो देश जिनके ऊपर अंग्रेजों ने कभी ना कभी शासन किया वो कहलाते हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप्स। तो वही जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना, उनमें वही देश आते हैं जिनके ऊपर अंग्रेजों ने कभी ना कभी शासन किया था। तो वही इन्होंने कहा कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे, मेंबर कंटिन्यू रहेंगे। ये असेंबली ने पहली बात कही एक अदर फंक्शन में कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे, हम अलग नहीं होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, कैमली एटलिन ने क्या कहा था कि जो देश चाहे यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ पाकिस्तान, वो कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ मेंबर्स से बाहर जा सकते हैं, लेकिन इंडिया ने बोला हम कंटिन्यू करेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। और आज भी कंटिन्यू है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया भाग लेता है, जहाँ तक आपने देखा होगा, तो आज भी कंटिन्यू है। और ये डिसाइड कब हुआ? मई 1949 को ये घोषणा हुई कि हम कंटिन्यू करेंगे। फिर 22 जुलाई 1947 का तारीख, 22 जुलाई 1947, आज जो हम ट्राई कलर देखते हैं, ट्राई कलर मतलब नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग, इसको एडॉप्ट किया गया। कौन सा क्या तारीख थी? 22 जुलाई 1947। ये फैक्चुअल बात है, बस ये तारीख है, आप याद रखिए कि 22 जुलाई 1947 को ये एक्सेप्ट किया गया अपना नेशनल फ्लैग, जो हम आज देखते हैं। ये संवैधानिक तौर पे बन गया भारत का फ्लैग। फिर 24 जनवरी 1950 को चुना गया अपना नेशनल एंथम। फिर 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया हमारा नेशनल सॉन्ग। और 24 जनवरी 1950 को ही चुने गए हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट। नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भी कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया। 24 जनवरी को 3 घटनाएं हुई। 1950 को नेशनल एंथम चुना गया, नेशनल सॉन्ग चुना गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। ये बात हुई। फैक्चुअल बातें हैं जो अलग अलग काम किया इन्होंने। और ये सिलेक्ट किसने किया? तो ये जो हमारी असेंबली थी ना, असेंबली ने सिलेक्ट किया था कि कौन बनेगा। तो असेंबली ने सीधा कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इन्हीं को बना दिया जाए प्रथम राष्ट्रपति देश का। और भी कुछ काम किया, देखिए। और कुछ फैक्ट की अगर बातें कर लूँ मैं, कुछ फैक्चुअल बातें हैं कि टाइम कितना लगा हमारा संविधान बनने में। टाइम कितना लगा हमारा संविधान बनने में अगर बात करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये टाइम पीरियड है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार है। अब बस बोलेंगे कि एक्सपेंस कितना हुआ, खर्च कितना आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया, 64 लाख रुपीज़ का खर्च आया हमारा संविधान बनने में। ये सब फैक्ट बात है, वन वर्ड गूगल पे मिल जाएगा, आपको बता रहा हूँ। और 24 जनवरी 1950 को ही, जैसे मैंने बोला सेशंस होते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स होती थी जिनको हम सेशंस बोलते थे। तो पहली सेशन जब हुई थी, हमने देखा यहाँ इस तारीख को फाइनल सेशन हुआ, फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को, जिस सेशन में हमने 3 काम किए, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और फर्स्ट प्रेसिडेंट को चुना भारत के। वही था हमारा फाइनल। इसके बाद भी भले ये फाइनल
सेशन था। इसके बाद भी लेकिन जो ये असेंबली है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट काम करेगी। पार्लियामेंट कंटिन्यू किया एज अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट जब तक कि न्यू पार्लियामेंट नहीं बन गया। न्यू पार्लियामेंट, अब न्यू पार्लियामेंट मतलब क्या, द इलेक्टेड मीन्स हो गया इसका इलेक्टेड वोटिंग पे, चुनाव होने के बाद। जब तक न्यू पार्लियामेंट नहीं बन गया, और चुनाव होकर कौन जीता सब जानते हैं, आज तक की सबसे बड़ी जीत आजाद भारत का जब तक पहला चुनाव नहीं होता था भाई, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक देश को तो चलाना है ना। तो देश को चलाने के लिए ये जो अपनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इन्होंने प्रोविंशियल पार्लियामेंट का रोल किया। जो मेंबर थे वो लोग अलग अलग मिनिस्ट्री लेके काम किए। और जब भारत का पहला चुनाव हुआ अपना 24 जनवरी, सॉरी हाँ, तो मतलब फर्स्ट पार्लियामेंट आपको मई 1952 में फर्स्ट पार्लियामेंट बन गई। इलेक्टेड मतलब चुन के आए, जिसके प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पता ही है, ठीक है। और आपको बताया 24 जनवरी 1950 से 12 अप्रैल 1952 तक जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसी ने प्रोविंशियल पार्लियामेंट का रोल किया। प्रोविंशियल पार्लियामेंट मतलब 2 साल के लिए लगभग देश चलाया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। और फाइनली मई 1952 में जाकर के हमारी पहली सरकार आई, जिनके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल पार्लियामेंट कंसेप्ट समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे क्या था कि जब तक पहला चुनाव नहीं होता था तब तक के लिए देश संभालना, देश चलाना। उसमें भी यही लोग थे जो लोग यहाँ मंत्री बने। अब सरकार का दर्जा हो गया, पब्लिक चुन ली क्योंकि। तो ये था फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू जी, लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो ये था आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे भारत आज़ाद हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसमें कुछ मुख्य बातें अगर हम कर लें तो जैसे अगर मैं आपको कुछ नाम गिना देना चाहता हूँ, ये कुछ कमिटीज़ बनी थी इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, कुछ कमिटीज़ बनी थी। वो कमिटीज़ क्या क्या थी मैं आपको गिना देना चाहता हूँ थोड़ा एक बार। वो कमिटीज़ थी आपकी, एक था यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, इसके प्रेसिडेंट थे नेहरू जी, अपने जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फिर बनी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये सब टेबल फॉर्म में याद रखने के लिए आपको है, मतलब याद करना है। SSC का अगर आप एग्जाम देते हैं मोस्टली, तो UPSC में ज़्यादा फैक्ट तो नहीं पूछता, वो डिटेलिंग ज़्यादा पूछता है, पर प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो प्रीलिम्स के लिहाज से देख लीजिए। इसके भी प्रेसिडेंट आपके थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर एक बनी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एक बनी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके प्रेसिडेंट थे आपके सरदार पटेल जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल साहब थे इसके प्रेसिडेंट। और एक बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके प्रेसिडेंट थे BR अम्बेडकर जी। ये वन ऑफ द मोस्ट कमेटी थी जिन्होंने, यही ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। यही ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमारा भारत का संविधान। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना बोले, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी। जिनके अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर जी इनके अध्यक्ष थे। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसने अपना पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया फरवरी 1948 को, फरवरी 98 को पब्लिश किया। इस पे चर्चा हुई, अलग अलग विद्वान लोगों को, जितने पढ़े लिखे लोग थे देश भर के, भेजा गया, सबसे सुझाव लिया गया।
फिर मॉडिफाई किया गया चीज़ों को, और चीज़ों को मॉडिफाई करके फिर एक सेकेंड ड्राफ्ट आया। ये आया आपको अक्टूबर 1948 को पब्लिश हुआ। सेम वही प्रोसीजर हुआ कि विद्यमान लोगों का सजेशन हुआ, ये सब हुआ, और इन सब चीज़ें होने के बाद फाइनली आपको पता है 26, ये तारीख बहुत बार मैं नाम ले चुका हूँ, 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया गया इसको, हमारे संविधान को। और 26 जनवरी 1950 को इसे इनेक्ट कर दिया गया। इनेक्ट आपको इसी दिन कर लिया गया था, 26 नवंबर को। यहाँ आपको देश की जनता के ऊपर लागू कर दिया गया, देश की जनता के लिए लागू कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के अवसर पे बनाते हैं। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमने देखा कैसे कैसे हुआ कि सबसे पहले इसकी डिमांड किसने रखी, तो वही M.N. रॉय जी ने डिमांड रखी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी डिमांड रखी, फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर किया कि हाँ भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा जो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। फिर ब्रिटिश उस समय के, लेकिन उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। 28 मंथ ऑफ गवर्नेंस वाली सरकार जो थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनसे पूछे बिना इंडिया को पार्टी बना दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। फिर उसके बाद इसको बनाने के लिए इनको क्या बोलते हैं कि भारतीय राजनेताओं को मिशन चलाए गए कई, जैसे अगस्त ऑफर दिया गया, फिर क्रिप्स मिशन चलाया गया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उसमें, फिर कैबिनेट मिशन लाया गया। कैबिनेट मिशन में आपके बताएं ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, A.V. अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस पेंटिक थे, ये सब थे कैबिनेट मिशन। और उसी कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस पे फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ, और फिर वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अलग अलग काम किया, ड्राफ्टिंग। और इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार किया, जो कि 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश भर के लिए लागू कर दिया गया। सो दिस वाज द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके आगे देखेंगे।